नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है दीर्घ उपयोगी कृषि की संकल्पना। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हम प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जो कृषि है उससे मिलने वाले खाद्यान्नों की जरूरत हमें ज्यादा हो गई है, तो हमें कौन सी ऐसी विधियों को अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे इस प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और साथ के साथ हम ये जो कृषि कार्य है वो लंबे समय तक जारी रख सके। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानवीय आवश्यकता और पर्यावरण का अत्यधिक दोहन। आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो इन सभी चीजों की आवश्यकताओं बढ़ने की वजह से हमारे पर्यावरण पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। साथ के साथ इस पे बहुत दबाव भी बन रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वन है उनको काट रहे हैं, प्राकृतिक आवास जो है वन्य जीवों के उनको नष्ट कर रहे हैं, साथ के साथ हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। देखिए, नौकरियों, भोजन और निवास स्थल, मनोरंजन व एक बेहतर जीवन शैली की खोज में ग्रामीण लोग लगातार शहरी क्षेत्रों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर कम है, मनोरंजन के अवसर कम है, शिक्षा के अवसर कम है। इसीलिए सुख सुविधाओं की कमी होने की वजह से जो गांव के लोग हैं वो शहरों में आकर बस रहे हैं, जिसकी वजह से शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण होने की वजह से औद्योगिकीकरण भी बढ़ा है और यही औद्योगिकीकरण क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। दूसरे लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान, निर्धनता, कृषि के लिए भूमि का अभाव तथा कृषि संबंधित रोजगारों के अवसरों में होने वाली कमी है। अब गांव के लोग तो ज्यादातर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब वहां से ये शहरों में आ जाएंगे तो यहाँ पर कृषि की व्यवस्था कम है। दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है तथा विकासशील देशों में यह वृद्धि तीव्र रूप से हो रही है। जो आपके विकासशील देश है, जो विकास किए जा रहे हैं, उन देशों में ये जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोग वही जाना पसंद करेंगे जो ज्यादा विकसित देश है, जो ज्यादा निरंतर विकास कर रहा है, क्योंकि वहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता इसका सबसे बड़ा कारण है। काफी बड़ी जनसंख्या में गरीब लोग गांवों से शहरों की तरफ आ गए हैं। अब जब शहरों की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनके उपयोग पर। देखिए, पर्यावरण की गुणवत्ता को उत्तम बनाने की आवश्यकता है। हम जिस पर्यावरण में अभी रह रहे हैं उसका इतना अत्यधिक दोहन करने की वजह से क्या हो रहा है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमें इसको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की जरूरत है। साथ के साथ इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो वृद्धि कर रही है लेकिन पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो उसकी वजह से क्या हो रही है, कम हो रही है। उपलब्ध संसाधनों पर हमारी विशाल जनसंख्या का क्या है, बड़ा दबाव पड़ता है। शहरी नागरिकों को घर, भोजन, पानी, यातायात संबंधी ऊर्जा, खनिज तथा अन्य साधनों को प्रदान करने की होड़ में वनों और कृषि भूमि के बड़े हिस्सों का जरूरत से ज्यादा क्या हो रहा है, दोहन व अपक्षीणन हो रहा है। लोगों को अपने घर बनाने हैं या कोई इमारत बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो क्या कर रहे हैं, वनों को काट दे रहे हैं। वनों को काटने की वजह से क्या हो रहा है, जो वन्य जीव है उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ऐसे वृक्षों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक है। शहरों को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण उपजाऊ भूमि, वन संपदा व वन्य जीवन के पर्यावासों का क्या होता है, विनाश होता है। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे नगर उन विशाल वैक्यूम क्लीनरों के समान है जो न केवल सारी प्राकृतिक संपदा को निगल जाते हैं बल्कि बदले में प्रदूषण, अपशिष्ट और गर्मी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, एक सफाई करने का यंत्र होता है जिसकी वजह से जो आसपास जितना भी कचरा है वो उस वैक्यूम के थ्रू, उस हवा के प्रेशर के थ्रू अंदर उसका एक बॉक्स होता है उसमें आ जाता है।
ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस वैक्यूम क्लीनर की तरह ही काम कर रहे हैं कि प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन है उनको इस तरीके से अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, इस तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं कि वो इस प्रकृति से कहाँ जा रहे हैं, हमारे अंदर आ जा रहे हैं। यानी कि इस प्रकृति से हम इन चीजों का क्या कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं। स्थिति को सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे मानव जाति एक अच्छी गुणवत्ता वाले पर्यावरण में रह सके, क्योंकि आपको पता है अगर इसी तरीके से ही हम वनों को नष्ट करते रहे तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो मानव जाति है उसको बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम इस पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करें, केवल जनसंख्या में वृद्धि ना करके कुछ इसकी गुणवत्ता के लिए भी हम क्या करें, उपयोग करें। देखिए, दीर्घ उपयोगी कृषि। अब दीर्घ उपयोगी कृषि क्या है? देखिए, दीर्घ उपयोगी कृषि एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो बिना भूमि की उत्पादकता का विनाश किए। अब इसमें क्या होगा, जो आपकी भूमि है, मृदा है, उसकी उर्वरता को नष्ट किए बिना, भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना ही ऐसे खाद्यान्नों का उत्पादन है जो कि हमारी आवश्यकता है। तो हमारे खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कुछ ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे हमारी मृदा की उर्वरता भी कम ना हो और जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो भी आपके नुकसान में ना जाए। देखिए, उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाए बिना वर्तमान काल की जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न में लाभ प्रदान कर सकती है। इसको अपन कहते हैं दीर्घ उपयोगी कृषि। दीर्घ उपयोगी कृषि प्रणालियां वे हैं जो कम से कम विषैली हैं, क्योंकि हमें पता है जिस प्रकार से हम अभी इस तरीके से कृषि कार्य कर रहे हैं उससे हमारे पर्यावरण दूषित होता है, विषैला होता है, क्योंकि हम ऐसे पीड़कनाशियों का, ऐसे कीटनाशियों का उपयोग किए जा रहे हैं जो कि हमारी मृदा की उर्वरता को भी कम करता है, जल निकायों को भी दूषित करता है और वायु को भी दूषित करता है। और कई ऐसी धातुएं हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है इन्हीं के द्वारा, जिसकी वजह से हमें कई जो विकार है, रोग है, वो उत्पन्न हो सकते हैं। जो ऊर्जा का उचित संचालन करती है और इसके बावजूद निर्यात व लाभ के स्तर को बनाए रखती है। ऐसा नहीं है कि फिर आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर हो जाए। दीर्घ उपयोगी कृषि का मतलब है कि हम आर्थिक रूप से भी सक्षम रहे और हम इस पर्यावरण को भी दूषित ना करें। अर्थात कम ऊर्जा की कृषि या जैविक कृषि, अतः दीर्घ उपयोगी कृषि वह है जो लाभकारी उत्पादकता का समर्थन करती है। ठीक है, लाभकारी उत्पादकता का मतलब क्या है कि ऐसी उत्पादन क्षमता जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम ऐसी कुछ प्रणालियों का प्रयोग करें। पर्यावरण गुणवत्ता का संरक्षण करती है, जो हमारी पर्यावरण की गुणवत्ता है वो भी कम ना हो, वो भी बनी रहे और उसमें क्या हो, वृद्धि हो। प्राकृतिक संपदा का कुशलता पूर्वक प्रयोग करती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दीर्घ उपयोगी कृषि को न अपनाकर जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित चीजें हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो इस कृषि से क्या होगा, दीर्घ उपयोगी कृषि की प्रणाली से जो आप अपन अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहे हैं वो क्या होगा, कुशलता पूर्वक होगा। उपभोक्ताओं को सही दाम वाले अच्छे स्तर के उत्पादों को प्रदान करती है और इसको अपन कहते हैं क्या, दीर्घ उपयोगी कृषि। अनवीनीकृत होने वाली संपदा पर कम आश्रित होती है। अनवीनीकृत मतलब जैसे हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की जिसमें जीवाश्म ईंधन की, वो आपके अनवीनीकृत स्रोत है ऊर्जा के, क्योंकि वो लाखों वर्षों पूर्व जो आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके जमीन में दब जाने की वजह से बने हैं। अब उनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में कितने साल लग गए, लाखों हजारों साल लग गए हैं। तो ऐसी जो है ऐसी संपदा पर कम निर्भर हो, क्योंकि ये जो आपके जीवाश्म ईंधन है ये हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं। कृषकों व ग्रामीण समाजों के जीवन स्तर में सुधार लाती है। संपोषित कृषि का सुप्रभाव आगामी पीढ़ियों के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हमारी जो पीढ़ी है केवल उसके लिए लाभदायक हो, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी दीर्घ उपयोगी कृषि यहाँ पर क्या है, लाभदायक होती है। आगे देखिए, दीर्घ उपयोगी कृषि की विधियां, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनको उपयोग में लिया जाता है दीर्घ उपयोगी कृषि के लिए। देखिए,
दीर्घ उपयोगी उत्पादन की विधियों में इसकी योजना के स्तर पर यह जरूरी है कि हम स्थानीय भौगोलिक स्थलाकृति, मृदा की दशा और प्रकृति, स्थानीय मौसम, पीड़कों, स्थानीय निवेश तथा किसानों के लक्ष्यों को अपने ध्यान में रखें। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जिस स्थान पर हम ये चीजों को उगा रहे हैं, ये प्रकार की कृषि कर रहे हैं, वहां की मृदा की उर्वरता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, साथ के साथ कौन सी पीड़कनाशियों का वहां प्रयोग होना चाहिए, कितनी कम मात्रा में होना चाहिए, वहां का मौसम क्या है, वहां की जलवायु क्या है, इन सभी चीजों पर यह निर्भर करती है दीर्घ उपयोगी कृषि। तो हमें पहले वहां की जो पूरी कंडीशन है उनको पता करना चाहिए। दीर्घ उपयोगी कृषि में कुछ निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला देखिए, जुताई की विधियों का चयन, जो कि जैविक व आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। आवश्यकता अनुसार सुधारित किस्मों का चयन करना, जो अच्छी किस्में हैं उनका चयन करना चाहिए। सिंचाई की उचित विधियों द्वारा मृदा का सही प्रबंधन व प्रयोग करना। कुछ पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग, जिनमें सम्मिश्रित पौधों को उगाना, विभिन्न पौधों को एक साथ उगाना, भिन्न भिन्न फसलों का चक्रीकरण शामिल है। अब इन विधियों को एक एक करके यहाँ पर अपन देखेंगे। सबसे पहला देखिए, मिश्रित फसल उगाना या दिक् परिवर्तित कृषि। देखिए यहाँ पर मिश्रित फसल का मतलब क्या है, मिश्रण का मतलब क्या होता है कि हम दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर दे तो वो एक मिश्रण हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो दो अलग अलग प्रकार की पादप प्रजाति होती है उनको एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। देखिए, एक ही खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक प्रकार के पौधों की किस्में उगाई जाती हैं। अगर किसी कारण से, अब मान लीजिए दोनों में से कोई एक किस्म भी खराब हो गई, यानी कि उसकी उत्पादन अच्छे से नहीं हुआ, तो कम से कम दूसरी वाली जो अच्छे से पैदा हुई है, जिसकी उत्पादन क्षमता अच्छी थी, जिसकी उत्पादकता अच्छी आई है, उससे तो हम जो पहले वाले हैं उसकी भरपाई कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रित फसल उगाना। ये क्यों बढ़िया है, क्योंकि अगर एक फसल अपनी खराब हो गई तो कम से कम दूसरी वाली फसल से हम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अगर किसी कारण से एक किस्म की फसल ठीक ढंग से तैयार नहीं कर पाती है, तब दूसरी किस्म की फसल संपूर्ण विफलता के जोखिम को क्या कर लेती है, बचा लेती है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा डूब गया फिर नीचे, एक किस्म है उससे हम उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, प्राय एक लंबे, अब इसमें क्या होता है कि एक जो लंबे समय तक पौधे की किस्म है वो एक छोटे समय के पौधे की किस्म के साथ उगाया जाता है। प्राय एक लंबे दीर्घकाल के पौधों को छोटी आयु के पौधे के साथ उगाया जाता है, ताकि परिपक्व होने के समय तक दोनों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। एक जल्दी पक जाएगी और एक लेट पकेगी, यानी कि जिसकी आयु कम और जिसकी आयु ज्यादा है, इन दो को एक साथ उगाया जाता है दीर्घ उपयोगी कृषि में। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए आगे देखिए, प्राय एक फलीदार किस्म के खाद्यान्न को मुख्य पौधे की किस्म के साथ उगाया जाता है। जो एक फलीदार किस्म का खाद्यान्न है उसको, अगर मान लीजिए कोई मेन हमारी पादप की किस्म है, उसके साथ इसको अपन उगाते हैं। फलीदार पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसीलिए फलीदार पौधों को किसके साथ लगाना चाहिए, जो मुख्य किस्म है अपनी उसके साथ। मिश्रित फसल उपजाने में कई योजनाओं का प्रयोग होता है। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले देखिए, पॉलीवेराइटल, जिसको अपन क्या कहते हैं, बहु किस्मों प्रकार की कृषि, जिसमें एक ही प्रकार का पौधा है उसकी अलग अलग किस्मों को एक साथ उगाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं पॉलीवेराइटल। देखो, जिसमें एक ही प्रकार के पौधों की कई विभिन्न किस्मों की फसलें उगाई जाती है। एक ही प्रकार का पौधा है और उसकी अलग अलग किस्मों को ले लिया। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक प्लॉट है उसमें एक ही समय पर दो या दो से अधिक जो पादप है उसकी किस्म के पौधे उगाए जाते हैं।
क्लियर। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, जिसमें एक प्लॉट पर एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक किस्म के पौधे उगाए जाते हैं। उसमें तो क्या किया, एक ही प्रकार के पौधे की अलग अलग किस्म ली, जिसको अपन ने क्या कहा है यहाँ पर, पॉलीवेराइटल कहा। और इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, अलग अलग पादप की जो किस्में हैं 2 या 2 से अधिक, उनको एक प्लॉट पर उगाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। आगे देखिए उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट तत्वयुक्त अनाज जो कि मृदा की नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले फलीदार पौधे में भेज देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मुख्य पौधे के साथ ये जो फलीदार पौधे हैं इनको लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए बहुशस्यन में क्या होता है, इस प्रणाली में विभिन्न समय कालों में परिपक्व होने वाली विभिन्न प्रकार के पौधों की एक साथ बुवाई की जाती है। ये अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो, जैसे कोई इस महीने हो गया, कोई दूसरे महीने दूसरी फसल परिपक्व हो गई, उससे क्या होगा, सारी ही पादप किस्मों के क्या मिलेगी, अच्छी पोषक तत्व जो है मिल पाएंगे। इसीलिए अलग अलग समय पर जो परिपक्व हो पौधे की किस्में, वो इस विधि के अंदर लगाई जाती है खेत में। देखिए विभिन्न प्रकार के पौधों की एक साथ बुआई की जाती है। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि विभिन्न पौधों की पानी व खाद की जरूरतें भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारणवश इन निवेशों की कम आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए इस प्रणाली के अंतर्गत पीड़कों का नियंत्रण प्राकृतिक रूप से सफलतापूर्वक हो जाता है। किसका, पीड़कों का, क्योंकि उनके परभक्षियों को निवास के लिए कई निवास स्थल मिल जाते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर यांत्रिकरण करने से एकल कृषि को बढ़ावा मिलता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि के विस्तृत क्षेत्र में केवल एक ही किस्म का पौधा उगाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फसलों के चक्रीकरण की। फसलों का चक्रीकरण यानी कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि हम जो है पहले एक फसल उगा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस प्रकार से एक चक्र चलाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के पौधे एक के बाद एक उगाए जाते हैं, यानी कि रोटेशन चलता रहता है। इससे कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण, भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि और मृदा अपरदन में क्या होती है, कमी होती है। मृदा एक उच्च पैदावार के एकमात्र पौधे की लगातार पैदावार का भार इसीलिए नहीं उठा सकती क्योंकि इस प्रक्रिया से जहां एक और कुछ पोषक तत्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, बल्कि दूसरी ओर कुछ अन्य पोषक तत्वों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। अब मान लीजिए कि हमने एक ही प्रकार की फसल उगाए जा रहे हैं खेत के अंदर, तो क्या होगा कि हो सकता है ना कि वो पौधा केवल एक प्रकार के पोषक तत्वों का ही अवशोषण करे, दूसरे प्रकार का करे ही नहीं। तो एक प्रकार की तो कमी हो जाएगी और दूसरे प्रकार की अधिकता हो जाएगी इस मिट्टी के अंदर। तो कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी तो यानी कि मिट्टी की उर्वरता कम होगी। तो इसीलिए इनका चक्रीकरण करते रहना चाहिए फसलों का, जिससे मान लीजिए पहली फसल हो गई, उसने एक प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित किया, दूसरी प्रकार की फसल हो गई, उसकी हो सकता है आवश्यकता दूसरी हो, उसको कोई दूसरी चीज पसंद हो, तो वो दूसरे प्रकार का पोषक तत्व अवशोषित करे। ठीक है, बल्कि दूसरी ओर कुछ अन्य पोषक तत्वों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता। इससे भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। क्लियर। आगे देखिए, कई प्रकार के रोगों एवं पीड़कों का भी विकास होता है। लेग्यूमिनेसी कुल की फसल उगाने से जैसे फसल का चक्रीकरण वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लेग्यूम नाइट्रोजन के स्तर को मृदा में बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में, लेग्यूमिनेसी पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक की कम जरूरत पड़ती है। तो जब यहाँ पर नाइट्रोजन मिल ही जाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के थ्रू, तो हमें रासायनिक जो नाइट्रोजन उर्वरक है उनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये उर्वरक आपके रासायनिक उर्वरक है जो कि क्या करेंगे, प्रदूषण करेंगे और जो मृदा है उसको भी हानि पहुंचाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट,
फसलों का चक्रीकरण निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों से पहले बोना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए क्रॉप रोटेशन के समय। पौधों के आवर्तनों के मुख्य प्रतिरूप क्या है? तो देखो, हरे चना गेहूं मूंग, मूंगफली गेहूं मूंग, अरहर गन्ना गेहूं मूंग, धान गेहूं मूंग। ठीक है, आगे देखिए। एक ही कृषि प्रक्रिया में पौधों व मवेशी दोनों के सम्मिश्रण द्वारा अधिकतम विविधता को प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रित कृषि के साथ साथ मवेशियों के पालने से पौधों को समतल भूमि, चारागाहों, पर्वतों की ढलानों पर उगाकर मृदा का अपरदन भी क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। चारागाहों और फलीदार चारा फसलों का चक्रीकरण भी मृदा की गुणवत्ता का विकास करता है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से फसलों का चक्रीकरण करना चाहिए। और अपरदन की दर में कमी लाता है। मवेशी की खाद आदि भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाती है, क्योंकि जो आपके जानवर होते हैं, चौपाया जानवर मवेशी होते हैं, उनके गोबर से ही आपकी क्या बनती है? खाद बनती है। तो इनके जो अवशिष्ट पदार्थ है, उनकी जो खाद है, वो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाती है। इसीलिए रसायनों का प्रयोग ना करके हमें जो प्राकृतिक खाद है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए। कम वर्षा के स्तर के दौरान मवेशी पौधों के अवशेष रहे भागों का सेवन करके फसल की पूर्ण विफलता के प्रकोप से बचाव करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर बात? आगे देखिए। नेक्स्ट, मृदा प्रबंधन, जिसको अपन बोलते हैं सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट क्या है? जब किसी साफ सुथरी भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी और पोषक तत्व पाए जाते हैं, तब उसका परिणाम स्वरूप ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं जो स्वयं को काफी हद तक पीड़कों व बीमारियों से बचा सकते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी की जड़ें मजबूत होंगी तो वो बिल्कुल पिलर की तरह खड़ा रहेगा। अगर किसी की नींव ही मजबूत नहीं है तो क्या वो पिलर की तरह खड़ा रह पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो आपकी भूमि है उसमें ऐसे, अगर उस भूमि के अंदर, उस मृदा के अंदर ऐसे पोषक तत्व है जो एक पादप को क्या करें? अच्छी भरपूर मात्रा में मिले और अच्छे तरीके से मिले, तो वो जो पादप है उसके अंदर पीड़कों से और रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होगा। अपन कहते हैं ना कि बचपन में ये पिलाना चाहिए बच्चों को जिससे इसकी हड्डियां मजबूत होती है। सेम वही बात है। अगर मिट्टी ऐसी हो कि उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, आवश्यक पोषक तत्व जो भी एक पौधे को चाहिए, तो वो जो पौधा है उसके अंदर ऑटोमेटिक ही ऐसे पीड़कनाशियों और रोगों से लड़ने की, पीड़कों से और रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। उसके लिए हमें ज्यादा पीड़कनाशियों की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? देखिए, अतः दीर्घ अवधि की उत्पादकता व स्थिरता को पाने के लिए भूमि का संरक्षण एवं पोषित करना आवश्यक है। अब जब भूमि, मिट्टी अगर हमारी यहाँ पर पोषित होगी तो हम आराम से अच्छे पौधे उगा सकते हैं जिनकी उत्पादकता अच्छी हो। भूमि के संरक्षण की कुछ निम्नलिखित विधियां हैं, जिनमें आवरण फसलों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, जुताई करने में कमी करना, मृदा में पाए जाने वाले जलवाष्प का संरक्षण, मृत मल्च, इन सब विधियों द्वारा भूमि की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फसलों की किस्मों में विकास लाने के लिए कुछ उद्देश्य निम्नलिखित है। क्यों हमें फसलों की किस्मों में विकास लाना चाहिए? उच्च उत्पादकता वाले पौधों की किस्मों का विकास हो सके, जिससे अच्छी उत्पादकता वाले पौधे की किस्में हमें मिल सके, इसीलिए हमें फसलों की किस्मों में विकास लाने का उद्देश्य है ये एक हमारा। अगला देखिए, दूसरा, खाद्य फसलों का बेहतर पोषक तत्वों के लिए विकास, जैसे दालों में प्रोटीन, गेहूं में अधिक सेकन क्षमता, फलों और सब्जियों का संरक्षण स्तर व तेल की बीजों का निर्माण करने वाले पौधों में तेल की गुणवत्ता का संरक्षण इत्यादि। ऐसे पौधों की किस्मों का विकास जो रोगों एवं पीड़कों से बचने में अधिक सक्षम हो, यानी कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे रसायनों की जरूरत ना पड़े इन पेड़ों को बचाने के लिए।
गर्मी, सर्दी, पाला, सूखा, पानी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता आदि से लड़ने वाली बेहतर किस्मों का विकास। क्लियर? तो ये है आपके दीर्घ उपयोगी जो कृषि है उसमें अपन किन प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं, किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी क्या महत्वता है, कैसे हम ऐसी फसलों का विकास कर सकते हैं जो उच्च गुणवत्ता युक्त हो और हमारे पर्यावरण को भी नष्ट ना करे। क्लियर हुई बात? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।